वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत। ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि किसान की उम्मीदों पे पानी उस वक्त फिर जाता है जब तमाम कास्ट करके गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आती है, जो रेट आता है, वो बिल्कुल नादम, शर्मिंदा और उदास हो जाता है। ये रफ़ीक साहब बता रहे थे। रफ़ीक भाई, आपने तो हमें इंटीमेट कर दिया। राना साहिब सर, वो जो किसान नाउमीद होके बैठ गया, मुझे अच्छी तरह वो एक याद है कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी थी। सुना है ना सर आपने? अब किसानों को हम जीते जी प्यासा कर रहे हैं, उनकी मेहनत को खा रहे हैं, हज़फ कर रहे हैं और उनके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कोई फरिश्ता सिर्फ वकील उतरेगा जो उनकी आवाज़ बनेगा? क्या उनका कोई हक नहीं है भी इस नाउमीदी के दौर में एक्चुअल कॉस्ट खर्च करके उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ पावर पॉलिसीज़ हैं, गैस की सप्लाईज है, उसमें सबको गारंटीड प्रॉफिट दिया जाता है और किसान को कहा जाता है तुझे प्रॉफिट नहीं देना, तुझे नुकसान देना है। देखें, हमारा तो कंट्री ही एग्रीकल्चरिस्ट है और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड हैं। अब ज़रूरत है रफ़ीक दुलोत साहब जैसे साथियों की कि जो एजुकेटेड भी हैं, लीगल राइट्स को भी समझते हैं और किसान होने के नाते उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म को चाहिए कि वो आए और अपने हकूक़ की जंग अदालतों में लड़े। रफ़ीक साहब पकड़े गए आप तो, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन भी है दौलत वेलफेयर, जिसे दौलत फैमिली के लिए कि पूरे किसानों के लिए? नहीं, सारा काम सारा पूरे किसानों के लिए। सर, अब क्या आपको ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकते कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें? और फिर जो आप भी खुद भी माशाल्लाह एडवोकेट हैं, आपके पास और भी लॉयर्स हैं, खासतौर पर राणा साहब, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जो किसान ना उम्मीद हो चुका है उसको उम्मीद मिलनी शुरू हो जाए अल्लाह के हुक्म से। असल में है अपना, बहुत मेहरबानी आपकी, हम इस पे काम कर भी रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि किसान गरीब अपने चूल्हे तक, अपने किचन तक उसको महदूद कर दिया गया है, वो अपनी रोज़ी रोटी तक महदूद हो चुका है। कई दफ़ा हमने कोशिश की है कि किसानों की जो है ना उसको इकट्ठा किया जाए, ज्वाइंट किया जाए और बाहर वो निकले। खैर छोटी मोटी काफ़ी एसोसिएशंस काम कर भी रही हैं, किसान निकलते भी हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे किसान की आवाज़ को सुना नहीं जाता कहीं पे भी। एक उसके पास टाइम नहीं है। अब किसान एक ऐसा कह लो कि वो एक ऐसी लेबर का काम उसे करना पड़ता है कि वो 24 आवर्स काम करता है, उसकी खपत सबसे ज़्यादा है और बचत उसकी कम। सर, वो रात को भी पानी लगा रहा है, दिन में भी पानी लगा रहा है, अपने काश्त कर रहा है, दूसरे तीसरे कामों को संभाल रहा है। 24 आवर वो बिजी है, 24 आवर्स उसके पास टाइम ही नहीं है कि अपने हक के लिए बाहर निकल सके। एक उस गरीब के पास टाइम नहीं है, सेकंडली सोर्सेज नहीं है, वो बाहर निकलेगा अपनी जिम्मेदारी को छोड़ेगा। ये तो देखें, ज़रई मुल्क होने के नाते शायद हमारी आवाज़ जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ, हम इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हम इस चीज़ को भुगत रहे कि शायद आप के तवस्सुत से ये ऐवान बाला और ऐवानों तक हमारी आवाज़ चली जाए। बहैसियत किसान मैं आज यहाँ पे आज हाज़िर हुआ हूँ, बहैसियत किसान मैं बैठा हूँ कि शायद हुकाम बाला तक हमारी ये आवाज़ चली जाए कि खुदारा जो किसान के लिए कुछ करें। किस हमारा ज़रई मुल्क है, अगर हमारा लैंड, हमारा रकबा ही नहीं रहेगा, इसी तरह की सोसाइटीज़ बनती जाएंगी, DHA और अदर सोसाइटीज़ बनती जाएंगी, खुदारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ आ जाएं। ये क्या सिस्टम है? मसलन 5 एकड़ का रकबा, 2 घोड़े, 5 कुत्ते, एक मुलाजिम रखा हुआ है। हम ज़रई मुल्क हैं, सत्यानाश किया जा रहा है सारी की सारी ज़मीनों का। और सर, इसमें एक छोटी सी बात मुझे चाहिए कि किसान को उम्मीद देनी है। आप किसान को इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन किसान इकट्ठा नहीं हो रहा। एक बात तो आपने कर दी, टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। ये तो हम 10 करोड़ अवाम का, 15 करोड़ अवाम का मसला है कि चूंकि अगर आज मैं बाहर निकलूंगा तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तो बच्चों के लिए खाना लेके जाना मुश्किल है। यही पॉलिसी है जो हम पे इम्पोज कर दी गई। लेकिन अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो हमारे बच्चों के लिए कौन निकलेगा? सो हमारी आने वाली जनरेशन की इनकम भी डिस्ट्रॉय की जाए। मसलन कॉटन की बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के प्रेम्बल में कहा कि हमारी 2004-05 में 78 लाख एकड़ पे कॉटन थी, आज वो 47 लाख एकड़ पे रह गई। ये क्या वजह है कि हम एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर मुल्क हैं लेकिन 78 लाख
एकड़ से कम होके 47 लाख एकड़ रह गई और इसी तरह प्रोडक्शन भी 24 लाख टन से कम होके 14 लाख टन रह गई। ऐसी क्या हो रहा है हमारे मुल्क के बैक साइड पे कि प्रोडक्शन बजाय इसके कि बढ़ने के कम हो रही है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास है नहीं, हम फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, बाकी मुल्कों को दे रहे हैं ताकि हमें कॉटन दे सकें। सर ऐसा लगता है कि कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक सोची समझी स्कीम है, ये एक माफिया का मामला है। क्या हमारे साथ हो रहा है कि अगर हम अपने किसान को अच्छी खाद देंगे, अच्छा बीज देंगे, उसको बेहतरीन किस्म की पेस्टिसाइड मेडिसिन मिलेगी और दूर दराज इलाके में हम पंजाब सिंध बलोचिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कारेज बनाई जाए, वहाँ पे नहरी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। किसान को फैसिलिटेट अगर नहीं करेंगे, उसकी खाद अच्छी नहीं होगी, बीज अच्छी नहीं होगा, नहरी निज़ाम सही नहीं होगा, उसको अदर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, तो वो तो ग्राफ नीचे इसी तरह आना है। सोची समझी स्कीम के ऊपर हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन बात ये फैक्ट ये बताते हैं कि कॉटन की क्वालिटी, मैंने एक दोस्त को फोन किया टेक्सटाइलिस्ट, कहता जी पहले हमारी कॉटन की जो क्वालिटी से जो धागा बनता था ना दैट वाज एक्सीलेंट। अब हमने अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को मीट करने के लिए जो पाकिस्तानी कॉटन है उसकी क्वालिटी पे हम रिलाय नहीं कर सकते, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने कहा जी कुछ, कहते शायद पेस्टिसाइड्स ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि हमारे कॉटन की क्वालिटी वो नहीं रही जो आज से 10 साल पहले थी। क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन है कि हमारी क्वालिटी जो है एग्रीकल्चर की कम हो रही है राणा साहब? देखें, इसमें ना हमारी कंट्री में गंदम और कपास का अगर फुकदान हो जाए तो इससे बड़ा हमारा मर्डर कोई नहीं। ये एक बड़ी कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग हो गई। आप इस पर ज़रा गौर करें कि हम तो ग्रीन लैंड हैं और हमें ब्राउन लैंड बना के हमारे यहाँ इतनी हाउसिंग सोसाइटी को एग्रीकल्चर लैंड दे दी गई। एक तो ये प्लानिंग की गई कि हमारे पास कल्टीवेटिंग एरिया कम कर दिया गया। सर ये तो कर दिया कॉटन के लिहाज से, सर ये प्रोडक्ट क्वालिटी को हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं सर, उसका क्या मसला है? जो हमारे पास जाली पेस्टिसाइड आ रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वो एक खास साजिश के तहत या तो वो उतनी फसल की ग्रोथ ही नहीं होती या उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर दिया जाता है। जैसे कपास में वो गंदम में अमेरिकन सुंडी होती है, तो वो उसका अब अगर आप एनालिस करें तो वो जो शुरू में पेस्टिसाइड आया जिसने कहा कि जी हम आपको सुंडी नहीं होने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसी की बेस पे अब आप पाबंद हो गए कि आप वही पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे वरना फसलों में अमेरिकन सुंडी आ जाती है। तो ये जो है ना, देखें हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। हम जब इंटरनेशनल बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी हम पे बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ ना लग जाएं, हम पर फलां कुछ ना हो जाए, मैं कहता हूँ एक एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की तो कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। हर फसल, हर ग़िज़ा आपके यहाँ पैदा हो रही है, ठीक है, तो हमें अगर हम मेकअप नहीं इंपोर्ट करते या हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं लाते तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िंदा रहने की हर वो चीज़ जो एक इंसान की बेसिक ज़रूरत है वो पाकिस्तान में पैदा हो सकती है अगर हम पॉलिसीज़ को रिव्यू करें, रिवाइज करें और उसको वेलफेयर ऑफ दी एग्रीकल्चरस बना दें। सर आपने दो बातें इंपॉर्टेंट की, वो तो आपने आखिरी बानी पहला पार्ट जो ये था कि पेस्टिसाइड्स उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। हजरत साहब, रफीक भाई, आप हमें ये बताइए जो कंप्रोमाइज क्वालिटी हो गई, किसान को पता चल गया कि मुझे जो पेस्टिसाइड दिया गया वो कंप्रोमाइज है, इसके ऊपर आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते? कोई आज तक किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में गया कि मुझे ये पेस्टिसाइड 2 नंबर मिला तो मेरा ये हो गया? कोई एक किसान आज तक किसी कंज्यूमर कोर्ट में गया? देखें, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि पिछले दिनों हम एक आगाही मुहिम शुरू की हुई थी किसानों के लिए ही। तो हम एक मेडिसिन लेके आए, एक स्प्रे लेके आए। वो स्प्रे असल में होता ही है कि जब हम स्प्रे लेके आता है तो वो एक टैंकी में पानी भरा जाता है, उसमें एक लिमिटेड सी जो है ना, जो वो बताते हैं कंपनी वाले, वो स्प्रे डाली जाती है और फिर फसल को स्प्रे की जाती है। हमने क्या किया कि हमने वो बिल्कुल जो खालस स्प्रे एक बर्तन में डाली और उसमें सुंडी डाली,
ओके। अब वो एक खालस स्प्रे थी, बिल्कुल ना कि पानी की उसमें मिलावट की गई, वो खालस स्प्रे के अंदर सुंडी बिल्कुल ऐसे तैर रही है कि बिल्कुल उसे कुछ नहीं हो रहा, वो मरी नहीं है। यानी कि इस लेवल तक हम हैरान सर पकड़ के रह गए। वो इनका स्विमिंग पूल बन गया। अमेरिकन सुंडी है जिसको कुछ भी नहीं हो रहा, जिसका कुछ भी नहीं हो देखिए, अब वो अमेरिकन है या पाकिस्तानी है या जहाँ की है, यहीं भी है, बहरहाल हमने वो एक्सपेरिमेंट किया कि यार ये तो इसमें जो खालस स्प्रे है उसमें ये नहीं मर रही, तो जब इसमें पानी डाल के और हम शावर करेंगे तो डाइल्यूट फॉर्म होगी। सर क्या, देखिए कंज्यूमर राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास बिल है और मैं कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊं, कंज्यूमर कोर्ट खड़ी हो जाती है कंज्यूमर के लिए, अगर वो कंज्यूमर है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं खड़ी होती। मैं कंज्यूमर हूं, मैं किसान हूं, मैंने देखा कि अमेरिकन ये सुंडी नहीं मर रही, तो इसका मतलब मेरे साथ 2 नंबरी होगी। मेरा सारा का सारा नुकसान उस स्प्रे कंपनी को, उस खाद वाली कंपनी को पे करना चाहिए। अब उसको डैमेजेस में भी सीख करना चाहिए, उसके खिलाफ सूट फॉर डैमेजेस हो, उसको सीजर करवाया जाए, उस कंपनी के वो फेक प्रोडक्ट को चैलेंज किया जाए, उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए जाएं। और ये काम जो है ये तो बहुत पाकिस्तान में बहुत होने वाला है, लोगों को अवेयर भी करना और उनके लिए फैसिलिटेट भी करना। आजकल तो मैं आपके प्रोग्राम आजकल व्हाट्सएप हर जगह है, हर जगह किसान के पास भी मैं कहा व्हाट्सएप तो है ना आजकल, तो क्या आप इकट्ठे नहीं कर सकते किसान? अब होता असल में फिर यही है जो ऑलरेडी मैं आपको जो है ना वो मैं बता चुका, होता यही है कि किसान अपने किचन तक महदूद है, अपने जो 24 आवर्स में जो है ना वो इस तरह उसको पत्नी एक स्कीम के तहत घेर दिया गया है। कभी वो बिलों की तरफ देखता है, बिल महंगे आ गए, कभी वो अपनी जो है ना वो रेट्स कम कर दिए गए, अब इसका निकालते हैं। देखें, किसान को पास टाइम नहीं है, बस किसान के पास चूंकि टाइम नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का अंदाजा एज ए किसान आपको भी है, एज एन एडवोकेट भी है, एज ए चेयरमैन ऑफ योर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसी तरह हमारी पूरी कम्युनिटी में सबको अंदाजा है कि किसान के क्या मसले हैं। अब उनके लिए अगर हम चंद लोग डेडिकेट कर दिए जाएं, मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 और ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब इकट्ठी हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने इलाके में कह दे जी हम जो प्रॉब्लम किसान की है ना, ये हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को टेक केयर करेगी। उसके लिए देखें, करना तो अल्लाह ने है, अगर हम अल्लाह के लिए काम करेंगे तो उसकी फंडिंग भी अल्लाह ही देगा। हम अपनी जेब में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। और अरबपति लोग सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं दुनिया से, वो अपने लिए नहीं कमा रहे तो किसी और के लिए कमा। सो अगर हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, जब किसानों को ये पता होगा कि ये जो मस्जिद में फलाना दोस्त है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का फलाना दोस्त है, ये हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल, मस्जिद में जो चौधरी बने होते हैं उन चौधरियों को मिला लें जो किसान है सारे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से हम इसको मसले को हल कर सकते हैं। हाँ। उसमें मैं आपके प्रोग्राम के वसात से ये भी ऑफर कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई किसान एग्रीव्ड है और उसको मेरी खदमात चाहिए तो मैं आपके प्रोग्राम के वसात से उसे वेलकम करता हूँ कि मैं उसके लिए जो भी लीगल रेमेडीज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सर। एक किसान आएगा तो उसी को रेमेडी मिलेगी, अगर एक किसान कुछ एनजीओ के बिहाफ पे आएगा तो सबको रेमेडी मिल जाएगी। अगर दुलोज साहब बीइंग अ चेयरमैन, अगर दुलोज साहब हमारे पटिशनर बन जाए तो हम उसको एक पब्लिक एट लार्ज के लिए भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह और किसानों को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। रफीक साहब, जो प्रॉब्लम है ना हमारी, जो मैं आप दोनों की माशाल्लाह गुफ्तगू से समझ पाया हूँ, किसान को रिलायबल सप्लाईज चाहिए, बिल्कुल टाइम पर उसको फंडिंग चाहिए, उसको उस वक्त जब वो कटाई हो जाए तो उसको ना उम्मीद ना हो, बल्कि उसको पता हो कि मार्केट में रेट आड़ती के हाथ में नहीं है। जी ऐसे बेसिकली इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम में जो रेट होता है वो मार्केट फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मार्केट फैक्टर्स वो प्री प्लान्ड है। अगर मुझे पता है आज राइस के 4 कंटेनर आने हैं, मिर्चों के 4 कंटेनर आने हैं, आड़ती कहते हैं प्राइस गिरा दो। वो जो कंटेनर लेके आया हूँ जिस पे मेरे अब्बू के मामू हैं, मुझे वो तो फौत हो गए, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सौगवार सी सिचुएशन थी कि वो अपने गांव से इधर आलू लेके आए और यहाँ पे रेट गिरा दिया गया, तो किराया तक भी उनको अफोर्ड नहीं था, तो वो यहीं पे मार्केट में आलू फेंक के चले गए। अभी देखें ना, किसान ने कितने दिन और कितनी रातें जाग के और मेहनत करके अपने बीवी बच्चों और फैमिली को लेके उसको ग्रो किया, उसको जो है ना वो उगाया, आलू है या अदर कोई भी है। जब वो मार्केट में आता है, मंडी में आता है, तो वो उसको रेट पकड़ के रह जाता है और जो नहीं मिलते, जो जायंट्स हैं वो पकड़ के स्टोर करते हैं, बाद में जब आलू नहीं होता उसको महंगे दामों बेचते हैं। हमें दोबारा हमें एक ज़हीरा अंदोज़ी इस्लाम में इसीलिए मना है, एक तो उस पे पाबंदी लगाई जाए, उसको कुछ चेक एंड बैलेंस किया जाए, और दूसरे ये एक खास एक माफिया है जो ये ख़ास पॉलिसी इख्तियार करता है
کہ پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی فصلوں کو کس طرح ڈسٹرائے کیا جائے, وہ کس طرح جو ہے وہ پیرش ہو جائے, اور پھر اس کے بعد باہر سے وہ چیزیں منگائی جائیں, اس کے اندر ان کے کمیشن بھی ہے اور اس کے اندر ان کے بینیفٹس بھی ہیں. تو یہ سارا مافیا جو ہے یہ بہت غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی, غیر قانونی امور کر رہا ہے. اس کو کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہتے, یہ کہ ہمارا جیسا جنگوں میں ڈیمیج کیا جاتا ہے, وہ کولیٹرل ڈیمیج تو وہ ہوتا ہے جو ان انٹینشنل ہو گیا, لیکن ہمارے یہاں کولیٹرل ڈیمیج ہے انٹینشنل. ہم جان بوجھ کے کولیٹرل کو ڈیمیج کر رہے ہیں تاکہ, سر ایسی مثال ہے کہ ہم نے آنے والے بچوں کے لیے جو بلڈنگ چھوڑنی تھی, جس کا کرایہ آنا تھا, انہوں نے کھانا تھا, وہ بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی, نہ بلڈنگ ڈیمیج ہوگی, ایسٹ بھی گیا, جو کرایہ آنا تھا وہ بھی گیا, اور بچوں کے سر پہ لائبلٹی ہے کہ جو بلڈنگ کی جو کاسٹ تھی اس کی جو لائبلٹی ہے وہ آج بھی پیبل ہے. ایکچولی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں اسی چیز کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کبھی بھی کوئی کنٹری فلاپ نہیں ہوتی. آپ کے سامنے جرمن ہے, آپ کے سامنے فرانس ہے, آپ کے سامنے چائنا ہے. انہوں نے دیکھے کتنی سپیڈ سے ترقی کی. چائنا میں آپ دیکھیں کہ چائنا نے تو انگلش بھی نہیں پڑھی, ہمیں تو اس طرف لگا دیا گیا ہے, اس طرف لگا دیا گیا کہ ہمارے بچے کو چیز کا اصل کرک سمجھ نہیں آتا چونکہ وہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے. چائنا نے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم ترقی کے لیے انگریزی کے محتاج نہیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, ہمیں پالیسی کہتے اسی چیز کو ہیں کہ جب آپ لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کر دیں گے تو بیسٹ پروڈکشن آپ کی ہو جائے گی. لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کرنا, رفیق صاحب, تمام کسان اگر ان کو نقصان کریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ لائبلٹی ہیں, ان کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کوئی اگلا پلان رکھتی ہے؟ جی انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے ملک کی خاطر, اپنے وطن عزیز کی خاطر انشاءاللہ اس ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے کسان کو, اپنے زمینداروں کو انشاءاللہ اکٹھا کریں گے, ایک فورم پہ لائیں گے, اور آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم آنریبل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اس میں ایک فورم پہ اکٹھا کر کے, اور ریمیڈی انشاءاللہ ہم. سر اس ریمیڈی میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کو کتنے ارب ڈالر کا بینیفٹ ہے؟ اگر آج ایگریکلچر سیکٹر کو ہم ریفائن کر دیں اور ٹھیک کر دیں, صرف ایک سیکٹر کو, جو ہماری ویجیٹیبلز یا فروٹ جو ضائع کرتے ہیں اس کے لیے کولڈ سٹوریج کی چین پورے پاکستان میں کھل جائے تو 5 ارب ڈالر کا بینیفٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہماری کاٹن اور جو مین فصلیں ہیں ان کو سپورٹ مل جائے تو یہ ڈبل فولڈ معاملہ ہے. اس ملک کی صنعت ترقی دینے کے لیے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکٹیویٹی آپ کی ٹیبل پہ لا دی, اگر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ کوئی 2 شریف آدمی ایک پروگرام میں بیٹھے تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو ڈیسائیڈ کیا. انشاءاللہ ہم لیں گے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہماری, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ گرین لینڈ کو ختم کیا جا رہا ہے, میں دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میرا دل روتا ہے کہ وہاں پہ سوسائٹیاں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور پلازے اور یہ چیزیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں ایک جو ہے گندا چاول کو اور دانہ گندم کو ترسیں گی. سر میرا مسئلہ کیا ہوگا, میں کاروباری آدمی ہوں, تو مجھے جب نظر آتا ہے کہ ادھر میری جو زمین ایگریکلچر اس پہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کاٹوں گا, مجھے تو بہت بینیفٹ ہے, میں تو کام کروں گا. سر اب 2 منٹ رہ گیا آخری, رانا صاحب پہلے آپ کنکلوڈ کر دیں کہ کسان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس نا امیدی سے نکل کے امید کی طرف آ جائے. دیکھیں جی, لاء میں ایک میکسم ہے, دوز who sleeps over their rights let them sleep. تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے اور آپ سوئے رہیں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کو آپ کی چوکھٹ پہ حق پرووائڈ نہیں کرے گا. اس صورت میں رفیق دلو صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے اچھے برننگ ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ایسوسیشن کا آغاز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی یہ لائبلٹی بھی ہے, جیسے قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو تبلیغ کرے. تو یہ ان پہ بھی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ اب یہ لوگوں کو جا کے اویئرنس بھی دیں اور ان کے لیے ریمیڈیز بھی کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن سے سیکھ کریں تاکہ یہ بائی لیٹرل دونوں سائڈوں پہ فائدہ بھی ہو سکے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی بھی کر سکے. رفیق صاحب جناب انہوں نے, آپ 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دیں, ماشاءاللہ پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے, کہ کسان کو کیا کرنا چاہیے, آپ تک پہنچنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟
देखें इंशाल्लाह दुलौत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इस पे हम काम कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं, तो मेरा ताल्लुक़ लाहौर ही से है शहजाद शौकत साहब, और 9 फैन रोड हाई कोर्ट में मेरा ऑफिस है, वहाँ से मेरा रब्ता कर सकते हैं। अपने गांव जाता हूँ तो तमाम लोग जितने किसान हैं, बल्कि मैं कोशिश करूँगा मैं खुद उन तक पहुँचूँ, वो सर, मेरे तक ना पहुंचे, कुछ मैं खुद ऐसा- इंशाल्लाह उन कुछ तक ऐसा पहुंचूंगा। कीजिए। हम एक फोरम बनाएंगे, फोरम बना के अपनी जो कोई रेमेडीज है इंटरनेट इंशाल्लाह पे उनको- आपका नाम लिखे तो ढूंढ सकता है आपको। जी इंशाल्लाह चलो ढूंढ सकता इंशाल्लाह। है। नाजरीन, हमारे साथ हमारे 2 दोस्त हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। एक ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, किसानों के लिए, और एक दूसरा दोस्त अल्लाह के रास्ते में दौड़ लगाए बैठा है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए काम करें। मैं शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत की वसातत से आप सब किसान भाइयों को कहूँगा कि अकेला किसान सोया है, सोया रहेगा। जब तक हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान तरक्की की राह पर नहीं चलेगा। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, ताकि वो पॉलिसीज़ जो हमें मार रही हैं, जो हमारी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो हमें नुकसान दे रही हैं, उनसे हम निजात पा सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों दोस्तों का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहजादा शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम सनत व मईशत इस सिलसिले में अपनी कोशिश जारी किए हुए है कि हम पाकिस्तान की सनत और मईशत को ऐसी तरक्की दें कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन जाए। उसके लिए हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उसके लिए हम सजेशंस भी देते हैं, उसके लिए हम मसले मसाइल को डिस्कस, कंसल्टेटिव प्रोसेस कह लें उसको भी करते हैं, जिसमें हम अपने साथ प्रोफेशनल्स को, कॉरपोरेट लीडर्स को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों को और इवन लॉयर्स को अपने साथ बुलाते हैं कि किसी तरीके से हम अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें। 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, 12 से 15 करोड़ अवाम और ज़्यादा, जो 10 करोड़ इंक्लूड करते हुए, गुर्बत की लकीर से नीचे जाने की तरफ गामजन, क्योंकि हर आने वाले सेकंड में सूद और कर्जे बढ़ रहे हैं। हर आने वाले सेकंड में हमारी जो वैल्यू ऑफ इनकम है वो कम हो रही है, और हर आने वाले वक्त में जो कास्ट ऑफ लिविंग है, जो खर्चे हैं हमारे घर चलाने के लिए, वो बढ़ रहे हैं। ये वैल्यू मिसमैच जिसकी वजह से पाकिस्तान को मसले मसाइल का सामना है। हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, ज़राअत हमारा शोबा है, हमारी बेसिक है, लेकिन हमने ज़री शोबों में ऐसी पॉलिसियाँ लगा दी कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा गंदम इंपोर्ट की, कॉटन इंपोर्ट की, जबकि हिंदुस्तान की तारीख़ में 1950 तक कभी भी गंदम इंपोर्ट नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से गंदम अनाज गोरे बाहर लेके जाया करते थे। और हमने फर्स्ट टाइम 1955 के बाद सदर अयूब का दौर 1958 में आया तो हमने गंदम इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। पहले अपने किसानों को नुकसान दिया गंदम इंपोर्ट करने के लिए ताकि वो गंदम काश्त ना करें। बाद में गंदम इंपोर्ट हुई 1950, 51, 52, 63, 64, यहाँ से लेके 70, 71 तक लगातार हमने 21 साल गंदम इंपोर्ट की। ये है हमारी हालत। और हमारे बड़ों ने वो जो गंदम इंपोर्ट हुई थी, जिसे अमेरिकन गंदम कहते थे, अमेरिकन आटा कहते थे, काला आटा था, उसको जो खरीद के खाया था, आज भी हम उस कर्ज पे सूद दे रहे हैं। ये है हमारी हालत।
और इसी तरह कॉटन जो कभी हमारी 1981-82 में हमारा 54 लाख एकड़ पे हमने 7,48,000 टन कॉटन लगाई थी, 1986-87 में 61 लाख एकड़ पे हमने 13,19,000 कॉटन लगाई, और 1993-94 में 69 लाख एकड़ पे हमने 13,67,000 टन कॉटन उगाई, और 2004-05 में हमने 78 लाख एकड़ पे 24 लाख टन कॉटन ली, और 21-22 में आप देखें कि ये 24 लाख टन से कम होते हुए हमारा 47 लाख एकड़ पे कॉटन लगी, लेकिन हमारी प्रोडक्शन 14 लाख। 2004-05 में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 24 लाख टन थी, लेकिन 21-22 में हमारी 14 लाख टन थी। ऐसा क्या हुआ कि हमारे मुल्क में अपनी ही कॉटन ख़त्म हो गई और हमारे मुल्क की कॉटन की क्वालिटी कम हो गई कि हम पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट कॉटन को इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गया। आज का हमारा प्रोग्राम है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सनत और मईशत को तरक्की दे सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके साथ हमारे क्या राइट्स हैं। आज के हमारे मेहमान हैं राना नदीम साबिर साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और दूसरे हमारे मेहमान हैं रफ़ीक दौलत साहब, ये चेयरमैन हैं दौलत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। सर, हमारा सबसे पहला सवाल राना साहब आपसे होगा। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे किसान का कोई हक है कि उसको वो पॉलिसी दी जाए जो उसको नुकसान ना दें? देखें जी, हमारे किसान का तो ये प्राइमरी राइट है, उसका बुनियादी हक है कि उसको ऐसी पॉलिसीज दी जाएं जिसके तहत वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में बेस्ट कल्टीवेशन कर सके, और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको प्रोटेक्ट करता है। मगर आड़े आ जाती हैं वो रुकावटें जो बैड पॉलिसीज़ की वजह से उस किसान को फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर आप किसान को पेस्टिसाइड से लेकर कल्टीवेशन के तमाम प्रोसीजर से, और उसके बाद कल्टीवेशन करने के बाद मार्केट में उसे सेल करने तक अगर गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट नहीं करती, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी वो सारा प्रोसीजर जो है उसकी कास्ट और उसकी सेल कास्ट खुद में मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से किसान जो है उनकी बड़ी हौसला शिकनी होती है। और आम तौर पर तो हमारे यहाँ ऐसे भी कई वाक़यात हो चुके कि हमारी फसलें जो हैं वो सेल से पहले गोदामों में या किसान की फसलों में कटाई के बाद वो वहीं पर ज़ाया हो गई, पैरिश हो गई, वो ख़राब हो गई। उनको संभालने का या उनको मामला सारे करने का इंटेंशनली डेलिबरेटली ऐसी पॉलिसी अपनाई गई कि वो ज़ाया हो जाएं और हमें इंपोर्ट करनी पड़े। सर, क्या हक है? मैं किसान हूं, मेरा कोई हक है कि मैं जाके गवर्नमेंट को सू कर सकूं कि मेरे लिए आप वो पॉलिसी बनाई हुई है जिसकी वजह से मुझे नुकसान ही नुकसान है? देखें, इसके अंदर यूँ है कि चूँकि जितने भी हमारे भाई एग्रीकल्चर में हैं, कल्टिविस्ट हैं, वो चूँकि बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। राइट तो है मगर उनकी अवेयरनेस नहीं है, उनको ये पता नहीं है। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये आपका मशकूर हूँ कि आप उनको ये चीज़ जो है वो उनको सिखा रहे हैं या उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। आपके जितने भी प्रोग्राम हैं बड़े हॉट इशू पे होते हैं। तो किसानों को ये चाहिए कि वो अपने इस राइट को हासिल करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को अचीव करने के लिए वो उसके अंदर जाएं। रफ़ीक साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि यही जो आप एडवोकेट भी हैं और आप किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, आप काइंडली हमें ये बताइए कि क्या हमारा किसान, चूंकि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई हक है कि उनको लॉस जो क्रिएट करने की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कोई वो अपना स्टैंड ले सकें गवर्नमेंट के साथ? जी बिल्कुल, थैंक यू। देयर इज़ अ बर्डन इन माई माइंड एंड हार्ट सर कि बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने प्रोग्राम में बुलाया, और आज मेरा दिल करता है कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना, बल्कि टाइम आप लोगों के पास शॉर्ट होता है क्योंकि हम तो चीख रहे हैं और हम किसान की सूरत हाल देखें अगर दुनिया के नक्शे को आप उठा के देखें तो हमारा मुल्क बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है, और बुनियादी तौर पे मैं एडवोकेट बाद में हूँगा, मगर उससे पहले मैं एक किसान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक किसान हूँ। हम लोग बुनियादी तौर पे जो है कोई चीज़ भी ना तो देखें, सिंपल बात है, हम कोई रॉकेट या हथियारे बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई आबदोज बना रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, हम ये चीज़ तो नहीं बना रहे, मगर बुनियादी तौर पे हम क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या चीज़, हम किसान हैं, हम ज़मींदार हैं, बुनियादी तौर पर हम वेजिटेबल उगा रहे हैं, हम फसलें उगा रहे हैं,
ہم کیا ہے، ہم گندم، ہم چاول، باجرہ، مکئی، ہم یہ چیزیں کاشت کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہی ہمارا ذریعہ مبادلہ ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا جو کوشچن بہت اچھا ہے کہ ہمارا کیونکہ ایک زرعی ملک ہے اور ہم کسان ہیں، تو کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق ڈیفینیٹلی ہمارا ایک یہ رائٹ ہے کہ ہم جو ہمارے لاسز ہوں، جو ہمیں تو سبسڈی دینی چاہیے گورنمنٹ کو، ہمیں یہ سارے معاملات ہمارے دیکھنے چاہیے کہ ہمارے جو قریبی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، سر وہاں کی اصلاحات یہ ہیں کہ پاکستانی چاول انڈین لیبل کے ساتھ بکتا ہے دنیا میں، بالکل ایسے ہی ہے، پاکستانی نمک انڈین لیبل کے ساتھ بکتا ہے، پاکستانی جو ہمارے جو رائس کے علاوہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں اس میں کمپٹیشن میں اس کی پرائس بہت کم ہے پوری دنیا کی مارکیٹ میں۔ اگر آلو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم، تو وہاں پہ جو یو اے میں پرائس پاکستانی آلو کی اور انڈین آلو کی دیکھیں، وہ انڈین اور پاکستانی آلو چونکہ چیپ پرائس میں تو ایکسپورٹ نہیں، تو بس مسئلے مسائل یہ ہیں کہ اس کا کسان کیا کرے کہ اس کو یہ نقصان نہ دے۔ میں مثال دیتا ہوں سر، میں لیجیٹیمیٹ جینوئن ایگزامپل دینے لگا، رانا صاحب اور رفیق صاحب آپ دونوں کے۔ ایک کسان نے اپنی گندم کاٹ کے گائے بھینسوں کو کھلا دی، جی ایسے ہی ہوا، اس سے پوچھا کہ یار گندم کیوں تم اس کو کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا شہزاد شوکت صاحب، یہ جو گندم ہے آج سے 1.5 ماہ بعد کٹائی کر کے جب میں اس کو گندم کو بیچوں گا گورنمنٹ کو تو اس وقت یہ سستی بک رہی ہے، آج مجھے جو گائے بھینسوں کے لیے چارہ خریدنا پڑا وہ مہنگا ہے، بجائے اس کے کہ میں 1.5 ماہ انتظار کروں، اس کو کاٹ کے گائے بھینسوں کو کھلاتا ہوں تاکہ مجھے جو چارہ ان کے لیے خریدنا ہے، تو بجائے اس کے میں باہر بیچوں، میں اپنی گاؤں بھینسوں بیچوں، اپنا سیو کر لوں۔ دیکھیں اس نے بھی ایک کاروباری بات کی کہ جو گندم کی پرائس ہے وہ کم ہے، گائے بھینسوں کے چارے کی پرائس زیادہ ہے۔ دیکھیں کسان رول گئے، اس دفعہ چیخ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ اصل میں کسانوں کی اور زمینداروں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک فصل کاشت کرنی ہے، ایک فصل اگانی ہے، اسی سے انہوں نے اپنا نیکسٹ جو ہے نا فصل، اسی میں سے پیسے کما کے سیونگ کر کے اگلی فصلیں جو ہے انہوں نے وہ کاشت کرنی ہوتی ہیں۔ اب انتہا یہ ہے کہ اس دفعہ میں حیران ہوں کہ ہم خود کسان ہیں، میری اپنی زمینوں پہ، ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے اپنے علاقے میں، لاہور کا میں رہنے والا ہوں، وہاں پہ 2500 2500 کا ریٹ، اور کسان بیچارے جو ہے نا اس کو زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے گندم کو، اور وہ پریشان ہے کہ یار کوئی اٹھا لے، اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے آپ زیادہ دیر اسے رکھ بھی نہیں سکتے، اور اسے سیل آؤٹ کریں گے تو نیکسٹ جو ہے فصل وہ اگائیں گے، ادروائز کسان کو تو۔ سر آپ نے بات کی کہ فائنینشیل جو پلاننگ ہے اس کو اس طریقے سے کسان مینیج کرتا ہے کہ آج کی فصل بیچ کے اگلی فصل لگائے گا، بالکل، اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ کسان بیچارے کو 70% سود پہ پیسہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو اس کو پیسٹیسائڈز دیے جاتے ہیں وہ ڈبل ٹرپل پرائس پہ ایون پہنچ جاتے ہیں، جس میں کہ اس کو جو کاسٹ آف کراپ ہے جو فصل وہ بڑھ جاتی ہے سیل پرائس سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھا نا کہ سبسڈی کسان کو دی ہی نہیں جاتی، اور سیکنڈلی اگر کہیں پہ ہے تو پھر پیسٹیسائڈز دیکھ لیں، کھاد دیکھ لیں، جتنی چیزیں دیکھ لیں، سپرے دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری 2 نمبر ہوتی ہے۔ اس کو ہم خریدتے بھی ہیں، اور خریدنے کے بعد جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ سر رانا صاحب، جب 2 نمبر پیسٹیسائڈ بیچ دی گئی، میں کسان ہوں، میں نے ایک ABC سیلر سے جو پیسٹیسائڈ لی، اس نے میری فصل کا بھی نقصان کیا، میرے پیسے کا بھی نقصان کیا، اور آنے والی جو زمین کو جو نقصان پہنچا وہ آنے والی فصل کو بھی نقصان ہے۔ کیا میرا کوئی حق کیا ہے کہ میں گورنمنٹ کے پاس جا سکوں؟ دیکھیں یہ ایسا معاشی قتل ہے، یہ ایسا معاشی قتل ہے کہ جیسے قرآن میں کہا کہ تم نے ایک جان کو بچایا تو ساری نسل انسانی کو بچا لیا، یہ نسلوں پر مشتمل قتل ہے۔ آپ کی جو زمین کی پاور ہے وہ کم ہو گئی، فصل آپ کی خراب ہو گئی، ہم ایک ایگریکلچر لینڈ ہیں، ہمارا رائٹ ہے ہمیں پروٹیکشن دی جائے، پالیسی گورنمنٹ ایسی بنا دے جس کے مطابق ہمیں حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ہماری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ہمیں یہ پیسٹیسائڈ جینین ملے، وہ کم ریٹ پہ ملے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں جو ایک ایگریکلچرسٹ کو چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اکثر جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، بینکوں سے کم از کم انٹرسٹ ریٹ پر ان کو قرضے فراہم کرنا، ان کو
पेस्टिसाइड खरीदने में फैसिलिटेट करना, इसी तरह उनको बाकी सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करना, और फिर उसके बाद वो जब फसल अपनी बना लेता है तो उसके बाद उसकी मार्केट में वो रेट रखा जाए जो उसकी कॉस्ट को, उसकी लेबर को मीट करे। सर देखिए, होना तो ये चाहिए कि जो बेनिफिट है, जो एंड कस्टमर पे कर रहा है, उसका बेनिफिट जाना चाहिए उस अड्डे वाले को जहाँ बिकी, उस आड़ती को, उस ट्रांसपोर्टर को, उस किसान को। किसान रिस्क पे आता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने भी गारंटीड इनकम, आड़ती को भी गारंटीड इनकम, और आड़ती से जब बाहर जाके ट्रांसपोर्ट उसको भी गारंटीड इनकम, लेकिन रिस्क पे कौन है? किसान। किसान है जी, बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो मेरी स्टडी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो बेनिफिट है वो तमाम मार्केट में शेयर होना चाहिए, तमाम। अगर लायबिलिटी इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, लेकिन अगर मार्केट में फिक्टिशियस प्राइस रख के ऑक्शन की जाए, मसलन आज मैं अपनी चीज़ें लेके आया हूँ 100, अब जो आड़ती हैं, चाह जो खरीदने वाले हैं, वो 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये पे खरीदें, जी जी, तो इसका मतलब है उन्होंने डेलिब्रेट नुकसान पहुंचा दिया। जी ऐसे ही है, ऐसे ये इसी बात पे तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसान जो बेसिक स्टेक होल्डर है, अगर हम किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अगर हम उसके प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं करेंगे, उसको पॉलिसी दें ताकि उसको बेनिफिट हो उसको सके। बेनिफिट सर आप किसान हैं, हमें ये प्रोसेस बताएं, जो आप इस प्रोसेस में गंदम उगी और वो मार्केट तक आई और कस्टमर तक गई, या कोई और कॉटन है या गन्ना है या कोई और अजनास है एग्रीकल्चर, आप हमें बताइए प्रोसेस सिंपल अल्फाज में है क्या और कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचता है किसान को। 2 स्टेप में, पहले तो किसान ने वो फसल उगानी है, फसल उग गई, उगने से पहले तक के क्या उसके मामलात हैं और उगने के बाद के क्या मामलात, तो उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए ना, सबसे पहले किसान ने कोई भी फसल उगानी है, वो गंदम है, वो चावल है, वो सब्जी है, वो वेजिटेबल है, वो जो भी कोई चीज़ है, सबसे पहले तो अपने खेत की वो तैयारी करेगा, उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है, उसको वो खाद डालेगा उसमें, लेट से के वो अगर तैयारी करेगा तो डीएपी डालेगा, और डीएपी खाद जो है आज वो 12 से 15 हज़ार की एक बोरी आ रही है, अगर 1 नंबर है, अगर 1 नंबर, अगर 2 नंबर, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो जनाब वो 1 नंबर है कि 2 नंबर, 1 नंबर है। अगर 1 नंबर है तो किसान को कोई फायदा हो जाएगा, उसकी फसल को अच्छी ग्रो करेगी, और अगर वही 2 नंबर हुई तो उसने क्या ग्रोथ करनी है, पैसा तो उसकी पॉकेट से निकल गया। अच्छा, उसके बाद स्टेप आ जाता है कि वो पानी लगाएगा, ठीक है, इरिगेट करेगा अपने खेत को। उसके बाद अब ये है कि कोई भी फसल हमारे यहाँ, या पता नहीं क्या ये बाहर की कोई कंपनीज है, या कोई प्लानिंग है, या कोई माफिया है, या क्या चीज़ें हैं, पहले हम छोटे होते या अपने फोर फादर्स को देखा करते थे, या हमने भी वो देखी है कि पहले कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई स्प्रे नहीं थी। अब हमारे यहाँ ये होता है कि कम है, चाहे कोई चारा ही क्यों ना लगा लें, हर फसल, गंदम है, चावल है, चारा है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, हर चीज़ के लिए स्प्रे चाहिए। अब वो स्प्रे जो वो एक कॉस्टली होती है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉकेट से पैसा चला जाता है किसान का। अब स्प्रे जो वो 1 नंबर ना होने के बावजूद उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, पैसे जा रहे हैं किसान की, उसको पानी लगाया पैसे चले गए, उसको खाद डाली पैसे चले गए, उसको स्प्रे किया पैसे चले गए। अब बारी आ जाती है किसान जो उम्मीदें लगा के बैठा होता है, किसान और उसकी फैमिली जो है, जिनका रोज़गार और ही ये है जहाँ से उन्होंने अपना किचन चलाना, सारे मामला करने, जहाँ से मैं हैरान हूँ कि किसान ने अपनी जो बेटी घर में बैठी होती है उसकी तरफ वो देख रहा होता है कि उसकी भी शादी, वो उसी फसल में से पैसे आएंगे तो करना है। जी। अब होता है क्या कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है, अब तैयार होगी तो कटाई की भी कॉस्ट है, अब कटाई की कॉस्ट है, उस पर लेबर कॉस्ट है, और उस पर जो है किसान को ज़रूरी आलात नहीं दिया जाते, प्रोवाइड नहीं किए गए, वही फरसुदा ज़रूरी आलात हैं, वही चीज़ें, हालांकि आज दुनिया किस दौर में जा रही है, अब वही फरसुदा जो ज़रूरी आलात है उनके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है, और उसके बदले में जब वो उसकी गंदम या कोई भी फसल है वो उसकी कल्टीवेशन हो जाती है, लेबर की कॉस्ट आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है, तो अब ये एक पहाड़ टूटता है, अब ये किसान के ऊपर पहाड़ टूटता है कि उसकी जो है ना वो गमगीन आंखें और वो उदास चेहरे वो लगा के, वो उम्मीदें लगा के बैठा होता है कि गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या करती हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से रेट आता है कि जनाब ये रेट है,
اور کسان کے سارے جو اس کے خواب ہیں چکنا چور ہو جاتا ہے, اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, امیدیں سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ریٹ جو اتنا کم دیا جاتا ہے مارکیٹ میں. سر ہم بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ نے یہ کہا کہ 5-6 سٹیپ ہیں, زمین تیار کی جاتی ہے, جی بالکل, کھاد تیار کیا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, پانی کے بعد اس کو سپرے کیا جاتا ہے, کٹائی کی جاتی ہے. ہر سٹیپ میں کاسٹ ہے. جو سپرے خریدا اس پہ بھی کاسٹ ہے, اگر اس کو کریڈٹ پہ خریدا اس پہ بھی کاسٹ ہے, اگر لون دے کے خریدا تو اس پہ سود کی کاسٹ ہے. یہ تمام کاسٹ ایکومولیٹ ہوتی ہیں اور وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آئے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے, معاملات کو طے کر سکے, کاسٹ ریکور کر سکے, لیکن اس کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب پالیسی آتی ہے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں.